हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति झवर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बायो सावर्ट नियम। अगर आपको ये नियम समझ में आ जाएगा तो आगे के आने वाले जो 2-3 वीडियोज़ हैं जो इस नियम के ऊपर बेस्ड है वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नियम है, और बिल्कुल ये जो नियम है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलाम का नियम पढ़ा था ना। तो कुछ उसी मतलब सेम नहीं है, कुछ वैसा ही है। वहाँ कूलाम का नियम था, यहाँ बायो सावर्ट का नियम है। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर जो ये बायो सावर्ट जो नियम है ये होता क्या है। अब देखो, ये जो नियम है ना बायो सावर्ट का नियम, ये 2 साइंटिस्ट थे, बायो और सावर्ट, 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे। उन दोनों ने मिलकर इस नियम को दिया था। तो उसी के आधार पर इस नियम का नाम क्या पड़ गया, बायो सावर्ट लॉ। ओके, अब देखो इन्होंने क्या नियम दिया, पहले अच्छे से समझिए। इन्होंने ये बताया कि कोई एक धारावाही चालक तार है, ये जो है ये हमारा कोई एक धारावाही चालक तार है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है नहीं, I एम्पियर की धारा प्रवाहित। तो इन्होंने ये बताया कि अगर कोई धारावाही चालक तार है जिसमें I एम्पियर की धारा अगर आप प्रवाहित करते हो, और इस धारावाही चालक तार पर मैंने ये एक अल्पांश चुना, मैंने एक छोटा सा अल्पांश चुना डेल एल। कितनी लंबाई का अल्पांश इसके ऊपर चुना, डेल एल, बहुत छोटा सा अल्पांश है डेल एल। और इस डेल एल का जो मध्य बिंदु है, जो ये अल्पांश चुना ना, इसका जो मध्य बिंदु है उसको मैंने नाम दिया है ओ। तो ये ऐसे नहीं है डेल एल नॉट, इसको आप लोग ऐसे मत समझ लीजिएगा, ये ऐसे नहीं है, ये ओ इस बिंदु का नाम है। ओके, तो यहाँ पर कोई एक मैंने डेल एल लंबाई का एक अल्पांश चुना जिसका मध्य बिंदु है ओ, और इस मध्य बिंदु जो ओ है उससे आर दूरी पर कोई बिंदु है पी। जो अल्पांश है उसके मध्य बिंदु से स्मॉल आर दूरी के ऊपर कोई एक बिंदु है पी, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा ये बायो और सावर्ट ने हमें बताया। तो क्या होगा, बायो सावर्ट नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब देखो, ये जो अल्पांश है मैंने छोटा सा लिया है ना, तो अभी हम यहाँ पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको मैंने क्या कहा, डीबी। क्या कहा बच्चों, डीबी। और चुंबकीय क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको पता है। तो इस डीबी का जो मान है वो इन्होंने 3-4 पॉइंट्स दिए। क्या, इस डीबी का मान तार में जो भी धारा प्रवाहित हो रही है, आपने तार में जो भी धारा प्रवाहित करी है ना, उस धारा के समानुपाती होता है। यानी कि मोड डीबी जो होगा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई। पहला ये दिया उन्होंने, ठीक है, कि आर दूरी के ऊपर कोई बिंदु जो पी है वहाँ पर जो भी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका जो मान होगा वो तार में जो प्रवाहित धारा है उसके समानुपाती होता है। और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, जो भी चुंबकीय क्षेत्र उसका परिमाण लिया है। ओके, दूसरा क्या दिया, धारावाही चालक तार की अल्पांश की जो लंबाई, हमने जो अल्पांश चुना है ना इसके ऊपर, ये जो हमारा वायर है इसके ऊपर हमने अल्पांश चुना है ना, उस अल्पांश की लंबाई के भी ये समानुपाती होता है। थर्ड क्या दिया, थर्ड ये दिया कि अल्पांश के केंद्र ओ को अभिष्ट बिंदु पी से जोड़ने वाली रेखा, कि ये तो था पी, ये था ओ, इन दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा है वो यही तो हुई रेखा सदिश। तो इसकी जो दूरी है उसका जो सदिश होगा वेक्टर आर वाले सदिश आर और धारा अल्पांश डी आर के मध्य कोण की जा के समानुपाती होता है। और जो धारा अल्पांश हमने लिया है ना ये डी एल है, डी आर नहीं है, डी एल है। तो जो भी हमने आर और जो डेल एल है उनके बीच का जो भी एंगल होगा उनकी जा का मतलब समझते हो, साइन को हम जा कहते हैं, तो कोण की जा के समानुपाती होता है। यानी कि डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होगा, जहाँ थीटा क्या है, आर और डेल एल के बीच का कोण। आया समझ में। चलिए, तीसरा ये हो गया। और चौथा क्या दिया, चौथा ये दिया कि जो दूरी आर है ना, जो हमने ये दूरी कही है आर, ये वाली ये दूरी आर, इस आर के वर्ग के व्यतकर्मानुपाती होता है। यानी कि डी बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो 4 चीज़ें इन्होंने दी। अब हम चारों को कंबाइन कर देते हैं। क्या क्या, डी बी प्रोपोर्शनल टू आई, डी बी प्रोपोर्शनल टू डेल एल, डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा,
dB प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो मैंने चारों को कंबाइन कर दिया। मॉड dB को हम सिंपल dB भी लिख सकते हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ऐसे लिखा है। ओके, चलिए अब आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि जब भी प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो डेफिनेटली एक कांस्टेंट आएगा ना। मैंने उस कांस्टेंट को मान लीजिए k नाम दे दिया, तो ये स्टेप आ गई। अब इस k की कोई वैल्यू होती है, तो हाँ इस k की वैल्यू होती है कितनी, μ0/4π। ये आपको याद रखनी है। ये जो कांस्टेंट यहाँ निकला, इस कांस्टेंट की वैल्यू इन्होंने बताई कितनी होती है, μ0/4π, और मैथमेटिकली इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 N/एम्पियर²। निर्वात के लिए ये निर्वात की बात की जाए, क्योंकि म्यू नॉट लगाया हमने, याद करिए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर, कुछ याद आ रहा है, हमने यूज़ किया था विद्युत क्षेत्र में, किया था ना। इसी तरह से यहाँ हम यूज़ करेंगे म्यू नॉट, म्यू आर। ओके, जब भी नॉट लगता है तो निर्वात, आर होती है तो रिलेटिव, और कुछ नहीं लगता तो किसकी बात करते हैं, माध्यम की करते हैं ना। तो ये माध्यम के लिए k की वैल्यू कितनी होती है, μ0/4π, या फिर 10⁻⁻7 N/एम्पियर²। ओके, चलिए अब तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बताओ dB कितना आ गया, μ0/4π I del L sin θ/r²। ये था बायो-सावर्ट नियम कि r दूरी के ऊपर इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है और इस तरह से भी आपको ये ध्यान में रखना है। आया समझ में? चलिए अब देखो, समानुपाती नियतांक कितना होता है ये तो हमने बता दिया। अब समानुपाती जो नियतांक है, हम इसका मात्रक निकालते हैं, तो इसका मात्रक होता है N/एम्पियर², या फिर Weber/एम्पियर/मीटर, या फिर टेस्ला/मीटर/एम्पियर। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यहाँ से μ0 की अगर आप वैल्यू निकालो तो बताओ कितनी आएगी, 4π × 10⁻⁻7 N/एम्पियर²। आई नहीं आई? तो μ0 की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। एक वैल्यू याद रख लीजिए, दूसरी तो आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और N/एम्पियर² को Weber/एम्पियर/मीटर भी लिखा जा सकता है। तो म्यू नॉट क्या है, अब इसे कहते क्या है, जैसे वहाँ हमने पढ़ा था ना एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या कहा था बच्चों, हमने कहा था निर्वात की विद्युतशीलता, यही तो कहा था। इसको माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन आर को आपेक्षिक विद्युतशीलता, ऐसे कहा था। तो यहाँ म्यू नॉट को हम कहेंगे, भाई चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो निर्वात की चुंबकशीलता, या फिर निर्वात की पारगम्यता, या फिर चुंबकीय पारगम्यता भी कहते हैं। तो दो नाम है, चुंबकशीलता या पारगम्यता, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो म्यू नॉट क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता या फिर चुंबकीय पारगम्यता, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ओके बच्चों, कहलाती है। इसी तरह से म्यू आएगा तो उसे क्या कहेंगे, माध्यम की चुंबकशीलता। म्यू आर आएगा तो उसे क्या कहेंगे, आपेक्षिक चुंबकशीलता। ओके, जो हम आगे स्टडी करेंगे। इतना आपको समझ में आया? वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, बायो-सावर्ट नियम का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यदि धारावाही जो चालक तार है उसके चारों ओर कोई अन्य माध्यम हो, मान लो कि ये तो हमने निर्वात के लिए पढ़ा, अगर धारावाही जो चालक तार है उसके चारों ओर निर्वात की जगह हमने कोई माध्यम दे दिया तो उस कंडीशन में म्यू के जो हमने म्यू नॉट लिखा ना, उसकी जगह म्यू आ जाएगा बस। तो dB कितना होगा, μ/4π I del L sin θ/r²। ओके बच्चों, चलिए, और म्यू आर में कैसे रिलेशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग लिखते हैं ना, एप्सिलॉन आर लिखते थे ना हम लोग। यहाँ से अगर आप लोग एप्सिलॉन आर लिखेंगे तो एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट ये होता था। उसी तरह से म्यू आर क्या होता है, μ/म्यू नॉट। तो यहाँ से म्यू कितना आ गया, म्यू आ गया μr/म्यू नॉट, यानी कि माध्यम की चुंबकशीलता। तो देखो सिमिलर सी चीज़ें नज़र आ रही है ना, तो पढ़ने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। चलिए, और ये होता है माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता। अब बायो-सावर्ट जो नियम है, अभी तो हमने उसको वेक्टर फॉर्म में थोड़ी लिखा है, हमने तो सिंपल लिखा है ना। क्या मैं निर्वात के लिए लिखूँ तो μ0/4π I del L sin θ/r²। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो बताओ क्या करंट कभी वेक्टर होती है, नहीं होती ना। लेकिन हमारा जो धारा अल्पांश हमने लिया है del L, वो तो वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है ना। और R
जो है उसको भी हम वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे साइन आ रहा है, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, इतना तो हमें समझ में आ गया। डॉट होता, अगर कॉस होता तो डॉट आता, और क्रॉस के लिए क्या आता है, साइन। तो यहाँ साइन आ रहा है, इट मीन क्रॉस होगा। अब किसके किसके बीच, ऑब्वियस सी बात है, जो वेक्टर क्वांटिटी उसके बीच। म्यू वेक्टर नहीं है, 4 पाई वेक्टर नहीं है, आई वेक्टर नहीं है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डी बी वेक्टर आएगा म्यू 0/4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। भाई डायरेक्शन तो इसके आर कैप ही होगी, या फिर दूसरी में लिखे तो क्रॉस में म्यू 0/4 पाई, आई को तो हमने एक साइड ले लिया, डेल एल क्रॉस आर कैप। आर कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, लेकिन होता तो वेक्टर है, तो हम डेल एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर भी कर सकते हैं। या थर्ड, अगर मैं आर कैप जो होता है वो हमें पता है कितना होता है, वेक्टर आर अपॉन आर, वेक्टर आर अपॉन मोड आर होता है, तो यहाँ पे आर कैप की जगह इतना रख दीजिए, तो ये तो हो जाएगा आर क्यूब। तो ये कितना हो गया, म्यू 0/4 पाई आई डेल एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। तो ये सारी स्टेप आपको ध्यान में रखनी है, कोई रटने वाली चीज़ यहाँ नहीं है। अगर आपको वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ आती है तो आप लोग ये आसानी से लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो बायो सावर्ट जो लॉ है उसकी वेक्टर फॉर्म भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। कोई भी एक याद रख लीजिए, वैसे याद रखने की चीज़ ही नहीं है, आप लोग लिख भी सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो हम इसके केस करते हैं। भाई यहाँ साइन थीटा आ रहा है ना, तो हम कुछ केसेस करेंगे इसके। पहला केस क्या, अगर हमारा अभिष्ट बिंदु P तथा P' धारा प्रवाह की रेखा पर स्थित हो तो थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। मतलब ये कि ये तो मान लो हमारा P' है और ये हमारा P है, और ये है हमारा, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, और ये है दूरी R मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु से दूरी है। थोड़ा सा डायग्राम में है, आप लोग देख लेना। तो बताओ इस कंडीशन में दोनों जो पॉइंट है वो क्या है बच्चों, दोनों जो पॉइंट है वो एक ही लाइन में है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एंगल हुआ वो कितना हुआ, 0 डिग्री। या फिर दोनों विपरीत हो तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ऐसा ही तो होगा। तो बताओ साइन 0 हो चाहे साइन 180 हो, कितना होता है, 0। तो बताओ डी बी कितना होगा, 0 होगा, नहीं होगा, होगा ना। तो अगर हमारा अभिष्ट बिंदु P और P' धारा प्रवाह की दिशा वाली रेखा पर ही है तो उस कंडीशन में हमारा एंगल कितना होगा, 0। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी कितना होगा, 0 होगा, होगा ना। चलिए दूसरा, यदि हमारा जो अभिष्ट बिंदु P है वो धारा प्रवाह की दिशा के लंबवत हो, इस तरह से हो, धारा तो ऐसे प्रवाहित हो रही है और बिंदु है हमारा ऐसे, यानी कि ये यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो बताओ क्या होगा, तो उस कंडीशन के लिए एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हुआ, नहीं हुआ। जब एंगल 90 डिग्री हो गया तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो बताओ हमारा जो डी बी मैक्सिमम, ये डी बी मैक्सिमम लिख लेना, कितना आया, म्यू 0/4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर। आया नहीं आया, आया ना। चलिए अब केस थर्ड क्या, संपूर्ण धारावाही। ये तो हमने छोटे से के लिए निकाला ना भाई, हमने एक छोटा सा अल्पांश लिया था डेल एल, जिसके कारण हमने डी बी निकाला। अगर हम इस पूरे चालक तार को ऐसे ही छोटे छोटे अल्पांशों में बांट दे तो हमें बहुत सारे डी बी मिलेंगे, और उन सब डी बी को हम सदिश योग कर दे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ना। तो हमें टोटल बी चाहिए, तो हम क्या कर दे, इसका समेशन कर दो, तो कितना हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई, कांस्टेंट है इसलिए समेशन से बाहर निकाल दिया, समेशन आई डेल एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, बस समेशन लगा दिया कि भाई आप सारे बी निकाल के उनका समेशन कर दो बस। ओके, तो ये हो गया हमारा केस थर्ड। इतना समझ में आया, बहुत ही इजी लॉ है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। और ये जो लॉ है इसके आगे एप्लीकेशन है बहुत सारी जो हम करेंगे। अगर ये लॉ समझ में आ गया तो एप्लीकेशन तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके बच्चों, चलिए अब देखो कुछ टैबलेट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा तो वहाँ हमने पढ़ा कूलाम का नियम, पढ़ा था ना। क्या था कूलाम का नियम, F = K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये था। अगर यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ F = QE से तो कितना आता, K Q अपॉन आर स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो आर कैप। करा भी था हमने, करा था ना। तो हम जानते हैं कि कूलाम के नियम से कोई आवेश मान लो DQ आवेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, K DQ अपॉन आर स्क्वायर आर कैप होगा ना। जबकि बायो सावर्ट जो नियम है उससे DB कितना निकला,
μ0/4 I डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। इतना हमें समझ में आ गया। अब कूलाम का जो नियम है और जो बायो सावर्ट का नियम है ना, इनमें कुछ समानता भी है और कुछ भिन्नता भी है। दो ही समानता है और दो ही भिन्नता है। तो हम यहाँ जानेंगे कि आखिर क्या तो इनमें सिमिलर है और क्या डिफरेंट है। देखो, इन दोनों में दो समानताएं और दो महत्वपूर्ण अंतर है। पहले समानता की बात कर लेते हैं, देन अंतर पे आएंगे। समानता क्या है? समानता ये है कि ई मैंने किया वो था कि डी क्यू मान लो आवेश है आर स्क्वायर आर कैप, डी बी था या बी था वो कितना है μ0/4 I डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। बताओ, इसमें भी आर स्क्वायर है और इसमें भी आर स्क्वायर है या नहीं? यानी कि दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं भाई? इसमें भी ये आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसमें भी ये जो बी है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रम वर्ग नियम। तो आवेश डी क्यू विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि धारा जो अल्पांश है आई डेल एल वो हमारा क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक पहली समानता तो ये हो गई कि आवेश अगर डी क्यू होता है तो हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र होता है, जबकि अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो हमारा धारा अल्पांश जो होगा आई डेल एल वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। एक समानता तो ये हो गई। दूसरी क्या? दोनों ही जो नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम के नियम का पालन करते हैं, कर रहे हैं ना? तो दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कर रहे हैं। तो ये दो समानताएं आपको समझ में आई। चलिए अब जानते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखो, दोनों में क्या अंतर है? दोनों क्षेत्र ई और बी की दिशाओं में अंतर है। देखो, ई और बी की दिशा एक जैसी नहीं है, जैसे हमने ई की देखा वैसे ही बी की हो, ऐसा नहीं है। डी क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र हमने देखा था हमेशा त्रिज्यीय दिशा में निकलता है ना, पढ़ा हो। प्लस क्यू आवेश होता है तो त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर, माइनस क्यू होता है तो त्रिज्यीय दिशा में अंदर की ओर। ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी। तो डी क्यू आवेश के कारण हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियल डायरेक्शन में होता है, त्रिज्यीय दिशा में होता है, ठीक है। लेकिन आई डेल एल को कहता है धारा अल्पांश, क्योंकि आई है और डेल एल है। तो धारा अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना वो आर और डेल एल, जो आर होता है ना आर और जो डेल एल होता है, इन दोनों का जो तल होता है ना इसके लंबवत होता है। जिस तल में आर है और जिस तल में हमारा डेल एल है, इन दोनों तल के लंबवत जो तल होता है ना उस तल में हमारा क्या होता है? बी। क्यों? क्योंकि हमारा जो अभी अभी हमने जो देखो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा ना, ये देखो डेल एल क्रॉस आर, तो अगर दो वेक्टर के क्रॉस से आपको थर्ड मिल रहा है ना तो इसकी दिशा हमेशा इन दोनों के तल के लंबवत होती है। ये वेक्टर की खासियत होती है क्रॉस वेक्टर की, कि अगर दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आपको थर्ड वेक्टर मिल रहा है तो वो जो थर्ड वेक्टर होगा ना उसकी जो दिशा होगी वो इन दोनों के तल के लंबवत होगी ना। तो ये यहाँ पे इनका महत्वपूर्ण अंतर है। आया समझ में? चलिए दूसरा क्या है? विद्युत क्षेत्र जो होता है वो एक आवेश की वजह से भी हो सकता है ना, या फिर आवेश वितरण की वजह से भी हो सकता है। हमने आवेश वितरण पढ़े हैं ना, तो एक आवेश की वजह से भी हो सकता है और आवेश वितरण की वजह से भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो केवल धारा प्रवाहित होने के कारण होता है। हमने धारा प्रवाहित करी तभी तो चुंबकीय क्षेत्र मिला, तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण यहाँ पे अंतर है। ओके बच्चों, तो यहाँ दो ही समानता है और दो ही यहाँ पे महत्वपूर्ण अंतर है। तो ये था हमारा छोटा सा लेकिन बहुत ही काम का बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। ये नियम आप लोग दोबारा से ज़रूर देखना, एक बार इसको हैंड ओवर ज़रूर करना। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।